हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आज हम इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के मौसम है और उसके अलावा भारत में कौन कौन सी वनस्पति है जो पाई जाती है, यह वनस्पति प्राकृतिक हो। और उसके अलावा हम यह पढ़ेंगे कि जो भारत की जलवायु के अनुसार भारत में कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मौसम होता है भारत में वो 4 प्रकार का होता है, और यहाँ पे जो बारिश होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जो पूरा भारत है उसके अंदर सबसे पहले जो केरल राज्य है उसमें बारिश होती है। केरल के बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे जो हमारा मौसम होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, इनसे वहाँ पे बारिश नहीं होती। जबकि जो उत्तर पूर्वी मानसून जिसको कहा जाता है, जो कि लौटता मानसून होता है, उससे तमिलनाडु में बारिश होती है। और ज़्यादातर पूछा जाता है कि तमिलनाडु का अगर तट पूछे आपको तो वह क्या है, कोरोमंडल तट, जहाँ पे यह बारिश होती है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम सबको पता ही है कि हम जैसे ये बोलते हैं कि आज तो मौसम ही ऐसा है, मतलब जो मौसम है कैसा ही परिवर्तन दिखता है। कभी आंधियाँ चलने लग जाती है, कभी कभी बिल्कुल गर्मी हो जाती है। इन सबको तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक दैनिक क्रिया है, इसको हम मौसम बोलते हैं। और जो जलवायु होती है वह उसके 30 से 40 वर्षों तक जब एक ही प्रकार का मौसम है वो बना रहता है तो वह वहाँ की जलवायु बन जाती है। तो आज हम इसी चैप्टर में इसके बारे में ही पढ़ेंगे। जो मौसम होते हैं वह वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आप उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती और आप खाने पीने के ठंडे पदार्थों को ही पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको उन्हीं वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः जो भारत के प्रमुख मौसम होते हैं वह 4 प्रकार के हैं। जैसे कि जो दिसंबर से जो फरवरी तक होती है वह ठंडा मौसम होता है, और जो मार्च से मई तक वह गर्मी होती है, और मई के बाद बारिश शुरू हो जाती है तो उसे वर्षा ऋतु बोलते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है, और यहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। इसको शरद ऋतु बोलते हैं। शीत ऋतु क्या होती है, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। क्योंकि जो सूर्य है वह बाद में, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे कर्क रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यहाँ पे विषुवत रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। तो इस प्रकार जो शीत ऋतु होती है तब क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे बाद में सर्दी होने लगती है। और जो सूर्य की वह तिरछी किरणें इसके ऊपर पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें ठंड होने लग जाती है। और जब मकर रेखा पर सूर्य चमकता है तो यहाँ पे गर्मी हो जाती है। सूर्य कर्क रेखा पर यहाँ पे चमकेगा तो हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होगी। और यहाँ पे जो बहुत ही गर्म हवाएं चलेगी उन हवाओं को क्या कहेंगे, लू कहेंगे। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवन चलती है जिसे लू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। ये पानी भाप बन के ऊपर उठता है तो बादलों का निर्माण कर देता है। और ये आपको पता ही है कि जो हमारी पवनें हैं वह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो यहाँ पे दाब है वो उच्च हो जाता है, तो यहाँ पे निम्न वायु दाब होता है तो इनकी तरफ चलती है, तो इन ये बादलों को भी अपने साथ लेके आती है, जो कि पानी से भरे हुए होते हैं, जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे टकराकर वर्षा करते हैं। अब है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिनसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, जो कि हमारा जो स्थल भाग है उसकी तरफ बहती है। यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, हमारे इस तरफ आएंगी। वे अपने साथ नमी भी लेके आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी है वो भाप बन जाता है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा हो जाती है। मानसून के जो लौटने का समय होता है उसे उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। और इस समय की जो वर्षा होती है, जब सर्दियों में वर्षा होती है तो उसको हम मावठ कहते हैं। और यह मावठ होता है, यह पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होता है। और यह जो पश्चिमी विक्षोभ है यह भूमध्य सागर से उठते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान के अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। जो तमिलनाडु है, तो ये मैंने आपको बता, तमिलनाडु का क्या बताओगे आप, क्वेश्चन ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि तमिलनाडु का कौन सा तट है, तो यह कोरोमंडल तट है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। हमारी फर्स्ट लाइन है, यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी स्थान की जो जलवायु है वह किस किन चीज़ों पर निर्भर करती है या उनको प्रभावित करती है। तो एक तो होती है स्थिति कि वह स्थान कहाँ पर स्थित है। दूसरी है ऊंचाई कि अगर जितनी उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वहाँ पे तापमान कम होता जाएगा। उसके अलावा है समुद्र से दूरी कि जैसे कि मान लो ये हमारा भारत है, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो हवाएं जब इस स्टार्टिंग में चलेंगी तो यहाँ पे जो केरल होगा, केरल में सबसे ज़्यादा बारिश करेगी। अब धीरे धीरे वह आगे बढ़ेगी तो उसकी नमी भी कम होती जाएगी। समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी नमी कम होगी, नमी कम होगी। उसके बाद जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर जो आता है तब उसकी नमी और ज़्यादा कम हो जाती है। जो बचा कुचा मानसून होता है उससे यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे वर्षा होती है। तो इस प्रकार वह समुद्र से दूरी उसको प्रभावित करती है, उच्चावच पर भी निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे कि केरल में कितनी वर्षा होती है, उसके अलावा एक राजस्थान भी है जिसमें बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास व कारगिल काफ़ी बर्फीले और ठंड पड़ती है वहाँ पे। और तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सागर है इनके बिल्कुल, और यहाँ पे महाराष्ट्र मुंबई है। तो क्या होता है कि जो हमारा जल होता है समुद्र, वह गर्मियों के दिनों में जल्दी ना तो ठंडा होता है ना जल्दी ही गर्म हो जाता है। तो इसलिए जब दिन में जो सूर्य की किरणें हैं वहाँ पे पड़ती है तो वह दिन में धीरे धीरे शाम तक वह पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे प्रॉफिट हो जाता है कि रात को भी ये पानी गर्म पड़ा रहता है, जिससे यहाँ पे इनको ऊष्मा मिलती रहती है। और जब दिन को देखें तो दिन को भी यह पानी है जो धीरे धीरे ठंडा होता है बाद में, तो तब भी यहाँ पे जो नमी है वह बनी रहती है। इस प्रकार यहाँ का जो मौसम होता है इस साइड का, वह ना तो अधिक सर्दी वाला होता है न ही अधिक गर्मी वाला होता है। वे न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो मेघालय है, मेघालय का जो मासिनराम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो
मासिनराम है, यहाँ पे वो गारो, खासी और जैतिया ये पहाड़ियाँ हैं। तो यह एक किप्पाकार पहाड़ी है, मतलब मान लो आप ऐसे इसकी, ये किप्पाकार पहाड़ियाँ हैं। ऐसे जब मानसून इनमें ऐसे प्रवेश करता है तो जब वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे टकरा जाता है, तो यहाँ पे बारिश कर देता है। यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे ये टकरा के बारिश कर देता है। यहाँ पे ऊपर अगर वो निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ऊपर टकरा के यहाँ पे बारिश कर देता है। इस प्रकार जो मासिनराम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत के अंदर। अब है हमारी प्राकृतिक वनस्पति, जो कि प्रकृति द्वारा अपने आप में निर्मित की जाती है। यह इसमें मानव का कोई भी हाथ नहीं होता है। जब जो ये बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं इनको इनको तो झाड़ियाँ कहा जाता है, जैसे कि कैक्टस और फूलों वाले पौधे होते हैं। इसके अतिरिक्त तो बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से कुछ से बहुत शाखाएं व पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम और आम। और जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है वे कैसे होते हैं? नारियल, जैसे कि नारियल का पेड़ है उसमें सिर्फ ऊपर जाके ही पत्तियां होती हैं, नीचे नहीं होती। घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उसके क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसको जलवायु व वर्षा भी प्रभावित करती है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे कि मान लो ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ज़्यादातर नीम, सफ़ेदा, बेर, झाड़ियाँ, ज़्यादातर शुष्क पौधे ही वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि वह उनकी प्रकृति के हिसाब से है, उनकी जलवायु के हिसाब से वहाँ पे अच्छे से फल फूल पाते हैं। वे वनों की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि आपको मैंने एक चैप्टर में पहले भी पढ़ाया था कि जो ये पेड़ है और ये एक इंसान है मान लो, ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा तो पेड़ पौधे उनको ग्रहण कर लेंगे, और जो पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन को छोड़ेंगे तो ये उनको ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार यह जो संतुलन है वह बना रहता है। लेकिन अगर हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर देते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाएगा, और इस संतुलन के बिगड़ने से जो मनुष्य है उसको काफ़ी नुकसान होगा। वह बहुत सारी बीमारियों से भी घिर सकता है, और इसी वजह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से ही वातावरण में संतुलन जो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है, जिसे पृथ्वी का रक्षा तंत्र भी कहा जाता है, उस ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से जो आजकल जो महत्वपूर्ण बीमारी सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है वह होने लगी, जिसका नाम है कैंसर। और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें हैं मिट्टी को बांध कर रखती है, इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वहाँ पे अधिक मात्रा में अगर पेड़ पौधे हैं स्थित हैं तो वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को पेड़ पौधे अपने अंदर बांध के रखते हैं। जब वो पानी है वो उसको सोख लेते हैं, सोचते सोचते अगर वो गांव तक पहुँचता है फिर भी इतना नहीं बचता है। इसलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वह हमारी भयानक जो सुनामियाँ आती है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो पानी आता है कभी कभार बांध टूटने से, नहर टूटने से, तो वह उस प्रकार उनसे भी हमें बचाती है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा और जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। यहाँ पे ये एक डायग्राम दिया हुआ जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि पेड़ है वो या फिर वन है वो हमारे किस किस काम आते हैं। तो यहाँ पे दवाइयाँ होगी, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है इनसे हमें। इसके अलावा आश्रय स्थल है विभिन्न प्रकार के,
चारा भी उपलब्ध होता है, ईंधन होता है, खेल का सामान भी इन्हीं से बनता है, और विभिन्न प्रकार के फर्नीचर मिट्टी को बांधे रखता है, टायर्स वगैरह जो रबड़ होते हैं हमारे वो, और इसके अलावा जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं, और वन्य जीवों का प्राकृतिक स्थान है यह, और गोंद एवं लाख भी इन्हीं से प्राप्त होता है, और फल और शहद। अब हम वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों यानी कि सांप, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। जैसे कि जो बाघ है वह हमारा राष्ट्रीय पशु है, और जो गुजरात का जो गिर उद्यान है वहाँ पे क्या है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो रेगिस्तान होगा वहाँ पे ऊंट पाया जाता है, और हमारे देश में मोर है वह क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, और इसके अलावा अन्य प्रकार के भी पक्षी पाए जाते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो प्रवासी होते हैं, जो दूर देशों से हमारे देश में आते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है, यह काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। हाथी और एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वह असम में पाए जाते हैं, और हाथी केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान है, जंगली गधा कच्छ केरल में, और जो जंगली बकरी हिम तेंदुआ और भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तर इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी बहुत संख्या है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। सांपों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा व क्रेत प्रमुख है, काफी इंपॉर्टेंट है। वनों के काटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। और आप एक मेरे को क्वेश्चन बताओगे, जब कोई भी जो जीव है या फिर जो वन्य प्राणी है अगर वह संकटग्रस्त है यानी कि समाप्त होने की दृष्टि में है तो उनका जो डाटा होता है वह किस में लिखा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे को इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है, उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बंटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर को विभिन्न शरीर के जो अंगों से जो भी पदार्थ बनते हैं उनको खरीदने से मना कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। यहाँ पे प्रवासी पक्षी भी आते हैं जो भारत देशों से हमारे यहाँ पे 2-3 महीने रहते हैं। कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी जो लिटिल स्टिंट होती है जिसका वजन सिर्फ 15 ग्राम होता है, यह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। ये अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जिसे हम मानसूनी पवन भी बोलते हैं, यह कौन सी पवन है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो हमारे जो भारत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। और अगर दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो अच्छा मानसून होगा तो बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया जाएगा। इन फसलों से हमें विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो अगर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उपजते हैं तो उनकी हमें बहुत सारे ईंधन, चारा, लकड़ियाँ, बहुत सारा जो संसाधन है वो है उपलब्ध हो जाते हैं। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो भारत में 4 प्रकार के मौसम जो पाए जाते हैं, एक तो होता है गर्मी, एक होता है सर्दी, और एक होता है वर्षा, और दूसरा फिर बाद में होता है शरद। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो जो वनस्पति
बिना मनुष्य की सहायता से अपने आप मिट्टी से उपजती हैं, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही उत्तर चयनित कीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह मौसिनराम है, जो कि मेघालय में स्थित है। जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो यह बहती हैं समुद्र से स्थल की ओर, और स्थल से समुद्र कब बहेगी? जब उत्तर पूर्वी मानसून होगा, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून होगा, तब वह स्थल से समुद्र की ओर बहेगी। खालिस्तान बनना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खालिस्तान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो यह होती है लौटते हुए मानसून से, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। गुजरात के खालिस्तान वन खालिस्तान का निवास है, तो गुजरात के जो गिर वन है वह एशियाई शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे उनका निवास स्थान है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।